अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हुकूमत के जारी करदा ऑर्डिनेंस जो कि इलेक्शन का, जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाया जा सकता है सेनेट का, लेकिन उन्होंने मशरूत किया सदारती रेफरेंस जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। आज भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जी यकीनन इसके हवाले से जो दरखास्त आई है वो सदारती रेफरेंस के साथ मुंसलिक कर लें, लेकिन इसको क्योंकि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मशरूत कर दिया गया है कि जो भी अदालत डायरेक्शन देगी या फैसला सुनाएगी उसके बाद इस सदारती ऑर्डिनेंस की असल हैसियत का इल्म होगा, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इससे कोई मसला या कोई फर्क नहीं है। और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत को किसी भी तरह सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने से रोका भी नहीं जाया जा सकता, लेकिन जो हम फैसला या जो हदायत देंगे उसके बाद हम इसको कलअदम करार दे सकेंगे अगर जरूरत लगी तो। इन कमेंट्स के बावजूद जो है आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि यह बदनीयती पर मबनी है और इसको जो है किसी भी हाल में इसको नाफिजुल अमल नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ वो अदालत में चले गए हैं। उन्होंने इसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया है। नाज़रीन, अगले ही रोज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी अब हालात उस नहज पे पहुंच गए हैं और खास तौर पर यह सदारती ऑर्डिनेंस जो आया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि अब हम सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि इसको हम धरने में तब्दील करेंगे। अब जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले रोज से मौकफ यही है कि जनाब सदारती के ये जो सूरत हाल है इसमें ऑपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च करना है, जलसे जुलूस करने हैं, लेकिन धरने के हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना उस वक्त थी जब पीटीआई ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया और ना ही वो आज इसके हक में है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि तकरीबन पीडीएम इस हवाले से जो है उसमें इत्तफाक राय कायम हो गया है कि अब लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील किया जा सकता है। नाजरीन, और दूसरा अब पीडीएम ने यह भी फैसला किया है कि जी मुश्तरका तौर पर सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे और लगता यह है कि दो सूबों में इस चीज का फायदा हो सकेगा पीडीएम को, और वो है केपीके और फिर बलूचिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अगर कोई भी फायदा लेना चाहेगी तो वो अपने लिए लेना चाहेगी, पीडीएम के लिए नहीं लेना चाहेगी। और इस हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि जहां उनकी 19 से 20 सीटें बनती हैं वो शायद 19 सीटें बनती हैं, शायद 20 सीटें ले लें। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे इस्लामियों में ज्वाइन किया फर्रुख हबीब साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया फर्रुख हबीब साहब, हमें मालूम है आप अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची से हमारे साथ हैं सैयदा शहला रजा साहिबा, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या बात की पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से वो जरा सुन लें, फिर अपने पार्टिसिपेंट्स का कमेंट्स लेंगे जी उस पर। जी शैला रजा साहिबा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले रोज से मौकफ ये है कि धरना नहीं होगा, लॉन्ग मार्च होगा। शैला रजा साहिबा, समझते हैं कि सईदा शैला रजा साहिबा, आपकी आवाज कुछ सही सुनाई नहीं दे रही और मैं कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम को कि जरा देखें कि क्या मसला है। यही सवाल शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा आपसे है कि किस तरह ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये इतना बड़ा दावा कर दिया कि लॉन्ग मार्च को जो है वो अब धरने में तब्दील किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद तो नहीं किया होगा, क्योंकि पीडीएम की कोई भी अनाउंसमेंट तमाम लीडर्स को ऑन बोर्ड लिए बग़ैर नहीं होती। तो जहाँ तक मैंने कायरा साहब को भी सुना और मैंने एहसन इकबाल साहब को भी सुना,
उन्होंने कहा कि जब हम इस्लामाबाद आएंगे और इतना बड़ा क्राउड यानी कि तमाम सूबों से, तमाम डिफरेंट जगह से कन्वर्ज होके वो जब वहाँ इस्लामाबाद पहुँचेगा तो वो सिर्फ आके जाने के लिए तो नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि हमारे जो डिमांड्स हैं वो हम सामने रखेंगे और जब तक उनका कोई खातिर ख्वाह हमें जवाब नहीं मिलेगा हम वहाँ से नहीं हिलेंगे। तो देखिए, मुझे अभी ये सच तो नहीं पता, ये तो पार्टी पीडीएम की तमाम जो कायदीन हैं उन्होंने जो भी फैसला किया, जैसे भी फैसला किया, तमाम पार्टीज़ जो हैं वो उसकी पाबंद होंगी और इंशाल्लाह जैसे भी फैसला होगा हम वही करेंगे। सही। सईदा शैला रजा साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? अच्छा, चलें भाई। फ़र्रुख हबीब साहब, शेख रशीद साहब पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि जी अगर ज़रा सा भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट गई तो वो जवाब मिलेगा पीडीएम को कि वो सारी उम्र के लिए याद रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारा एक्सपीरियंस कर चुकी हुई है। 2014 में 126 का दिन का तवील तरीन धरना दे चुके हुए हैं। अगर पीडीएम भी देना चाहेगी धरना तो कोई हुकूमत को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बात यह है, बात अगर मगर और मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर नहीं है। बात यह है कि इनके अमाल क्या है और इनके अब तक के एक्शंस क्या हैं। अगर वो आप सामने रखें तो एक थी पीडीएम, एक थी पीडीएम, अब पीडीएम नहीं है। अब अच्छा, मसला पीडीएम ये नहीं एग्जिस्ट करती। अब मसला ये है, पीडीएम नहीं है, अब तो सिर्फ जो है वो एक यूनियन ऑफ रॉबर्स है जो अपने अपने एनआरओ लेने के लिए काम कर रही है। और क्यों कर रही है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, पहले इन्होंने ये फैसला किया था, राइट पे मरीम साहिबा खड़ी थी, लेफ्ट पे बिलावल साहब खड़े थे, बीच में जो है वो इनके इमाम फजल रहमान साहब खड़े थे। जब ये फैसला हुआ था कि हम जो है ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात का हम फैसला जो है ना बाद में ऐलान करेंगे। आपने देखा बिलावल ने अपना ऐलान अकेले कर दिया सेनेट के इंतखाबात का, पीएमएलएन ने अपना अलहदा कर दिया, फजल रहमान साहब ने दाएं मुड़ के देखा, पीपल्स पार्टी गायब थी, बाएं मुड़ के देखा, नून लीग गायब थी, अकेले रह गए। अब वो ये कह रहे हैं कि ये असम्बलियाँ जो हैं वो नाजायज़ हैं, इलिजिटिमेट हैं। इन्हीं असम्बलियों से फजल रहमान साहब ने सदारत का वोट लिया, इन्हीं असम्बलियों से उनके बेटे ने जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए वोट लिया और अब इन्हीं असम्बलियों से वोट लेके जो है वो सेनेट का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। तो फिर ये इलिजिटिमेट कैसे हो गई? अगर ये असम्बलियाँ इलिजिटिमेट हैं तो फिर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इलिजिटिमेट है। और इसका मतलब ये है कि माजी में जितनी बार भी फजल रहमान साहब मुंतखब होकर आते रहे हैं वो भी फिर इलिजिटिमेट तरीके से आते रहे हैं। पहली तो ये बात डिसाइड हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मार्च की, लॉन्ग मार्च की, तो कभी ये अदम एतमाद का ऑप्शन ले आते हैं, कभी ये इस्तीफ़ों का ऑप्शन ले आते हैं। इनके कौलो फेल में इतना तजाद है कि इनकी कोई असीली पोजीशन ही नहीं है। फर्रुख हबीब साहब, आसिफ जरदारी साहब तो बड़े इस चीज़ पर पुरएतमाद हैं कि जनाब वो अपना चेयरमैन सेनेट भी लाएंगे और उसके बाद ऐसी हवा तब्दील होगी कि उनको तहरीक अदम एतमाद लाने में बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा। देखें, बात यह है कि ख्वाब देखने में कोई पाबंदी तो नहीं है। वो तो एक अदम एतमाद तो पहले भी करने गए थे। वो 14 लोग जो हैं वो कहाँ गायब हुए? वो 14 लोग आज भी इनकी सफ़ों का हिस्सा हैं, आज भी ये उनको अपना दिल से लगाए बैठे हैं। वो 14 लोगों में से बहुत सारे प्यारे आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी हैं, उनको तो ज़रा जरदारी साहब पहले देख लेना, पहले पूछ लें। अब वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अब जब उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई, वो 14 प्यारे आज भी सीने के साथ, दिल के साथ, जिगर का टोटा बना के रखा हुआ है, तो फिर आगे कैसे अदम एतमाद इनकी कामयाब होगी? ये खुद एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रही हैं। आप देखें तो वो बना लेगी ना आप पीडीएम। नहीं मैं पीडीएम कैसे बना लेगी? नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं, उनके बन रहे हैं 51 50 51 आपके बनेंगे। तो अक्सरियत तो हुकूमती इत्तेहाद की बन रही है ना। अभी तो नताइज भी सामने आने 51 जो है वो अभी जो नंबर आ रहा है उसके मुताबिक तो हुकूमत के ऑपोजिशन के बन रहे हैं, पीडीएम के नहीं, पीडीएम के नहीं बनेंगे। 52 जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के हैं और को 44 45 के करीब जो है अगर ये ऑपोजिशन इत्तेहाद इनका कायम रहता है तो इनके होंगे। नंबर्स बड़े वाज़ेह हैं। दूसरी बात ये कभी सेनेट के इंतखाबात होना बाकी हैं। जो बुनियादी बलूचिस्तान में आपने फायर फुटिंग देखें, जो बुनियादी फायर फाइटिंग शुरू कर दी। देखें, जो बुनियादी चीज़ है उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। बुनियादी चीज़ क्या है? ये अपने ऊपर लगे दाग ही नहीं धोना चाहते। हम इन्हें मौका फराहम कर रहे हैं, हम इन्हें कह रहे हैं आप पीडीएम की सो कॉल्ड तहरीक, आप कहते हैं जी धांधली धांधली धांधली, ठीक है, कहते हैं जी धांधली के खिलाफ तहरीक है। जब सेनेट के इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने की बात आती है तो फिर ये क्यों मुखालफत करते हैं? चलें इस पर भी चलते हैं, इस पर भी चलेंगे क्योंकि इनके बीच में जमीरों के सौदागर बैठे हुए हैं, इनके बीच में छांगा मांगा की मंडियां लगाने वाले बैठे हुए हैं। अपोजिशन का ख्याल है कि शायद इस दफा हुकूमत को, पीटीआई को खौफ है कि शायद उनके लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं
आपको दगा देने के लिए, इसलिए आप लोग जो है ये ओपन बैलेट और ये कर रहे हैं। लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं, पहले जरा लॉन्ग मार्च वाला जो मसला ये हल कर लें। सईदा शैला रजा साहिबा, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्लेम है कि जी अब लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह पोजीशन रही है थ्रू आउट, पीटीआई के धरने के दौरान भी और जब से पीडीएम बनी है तब से भी, कि जी धरने की सियासत हम नहीं करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ट्रेन मार्च करेंगे, एहतजाजी रैलियां निकालेंगे, पहिया जाम हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन धरना नहीं देंगे। तो अब क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई कंसेंट दे दी गई है कि जी हम धरना दिया जा सकता है पीडीएम की जानिब से? क्योंकि अगर कंसेंट ना होती तो फिर एक डिफरेंट बयान आ जाता। और मैं अपने भाई फर्रुख को ये बताना चाहती हूँ कि ग्रुप ऑफ रॉबर्स जो है वो तो आपके वजीर आजम साहब के साथ है और खुद वजीर आजम उसे लीड कर रहे हैं। 23 अकाउंट जो हैं वो स्टेट बैंक के थ्रू मालूम हुए, वो बता ही नहीं रहे थे। 6 साल से स्टे के पीछे छुप रहे। 30 दफा जो है वो स्टे हुआ, 7 दफा जो है वो उसके वकील बदले गए, 8 दफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो की गई और कहा कि ये नहीं है इलेक्शन कमीशन का स्टेटस कि ये इसको सुने। तो आप अपने आप को मौका देना साफ होने का। आप कह रहे हैं ऑपोजिशन अपने आप को मौका ही ना देना चाहती साफ करने का, तो पहले तो आप दीजिए, क्योंकि आप रियासत मदीना के दाई हैं और आपने ये कहा था कि सबसे पहले मेरे घर से शुरू होगी। और हम पे तो खास तौर पर मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी पे 11.5 साल भी पहले सारे ये मुकदमे चल चुके हैं जरदारी साहब पे। और अब ये आपको, जब आपने ये मौका था, आपको आपने 6 महीने जेल में रखा, एक रेफरेंस भी दाखिल नहीं कर सके। वो तो आपसे एनआरओ नहीं मांग रहे, उन्होंने तो पासपोर्ट भी जैसे ही गिरफ्तार हुए दे दिया। उन्होंने अपनी बहन को भी बारो बार नहीं कराया, अलीमा बाजी की तरह दामन साहब। उन्होंने कहा ये मेरी बहन भी हाजिर है, हम सियासतदान लोग हैं, अगर तुम्हें मेरी बहन पकड़ के इंतकाम को ठंडा कर सकते हो तो कर लो। फिर आपने खुर्शीद शाह साहब को पकड़ा, 1 साल से ज्यादा हो गया, किस कानून के तहत? उनके सारे फ्रंटमैन भी आपने गुजार लिए प्रोसेस से, उनसे भी कुछ नहीं निकला। तो हम तो मौका दे रहे हैं, जरा मौका तो दीजिए फैसल वाडा को, जरा मौका तो दीजिए खुसरो बख्तियार को, जरा मौका तो दीजिए अपने दूसरे चीनी आटा चोरों को, जरा मौका तो दीजिए जहांगीर तरीन को कि उन पे जेआईटी बननी थी, उनके बावर्ची और उन सबके नाम के जो थे। तो हम तो मौके में हैं आपके, क्या आप हमारे ऊपर सख्त से सख्त करें। सख्त से सख्त है ना, खुर्शीद शाह के पास से क्या निकाल लिया। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को मौका दे प्लीज। आप अलीम खान का केस चलने थे, उसमें बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। आप जो है बीआरटी 7 साल में आपका टोटल एक कारनामा जिसमें बसें चल रही हैं, उस पे आप चलने। शैला रजा साहिबा, लेकिन असूली मौक़िफ़ की बात की थी, उसका सवाल आपने कहा कि शायद ये कहीं फैसला हो गया होगा कि जी लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील किया जाए। चलें, सही है। शाइस्ता परवेज साहिबा, आज हमने देखा कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसको चैलेंज, सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। तो पीडीएम के फोरम से यकीनन तनकीद तो की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी पार्लिमान को बिल्कुल बेतौकीर कर दिया गया है और इस हुकूमत ने जो प्रेसिडेंट्स ऑफिस को उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया है। तो आप लोग के दौर में भी ऑर्डिनेंसेस आते रहे हैं, सब कुछ होता रहा, लेकिन इसको तो बाकायदा उन्होंने मशरूत किया है कि जनाब सदारती रेफरेंस एक आला अदलिया के पास है, वो अगर जो फैसला देंगे उसके बाद ये बाकायदा नाफिजुल अमल होगा, या अगर उन्होंने इसको कलअदम करार दे दिया गया तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ज़मीर साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा, आपने कहा कि शेख रशीद साहब ने फरमाया कि वो किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको, इनको फर्रुख अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि उन्हें याद है कि इनके प्राइम मिनिस्टर नियाजी साहब तौबा तौबा करके क्या कहते थे कि मैं इनको चपरासी भी ना रखूँ, ये जो रशीद साहब हैं। और ये वही मौसूफ है ना जो कंटेनर पे चढ़ के कहते थे कि घेराओ, जलाओ, पकड़ लो, मारो, जाने ना पाए। तो इन्होंने कानून को किस तरह उस वक्त हाथ में लिया और किस तरह वहाँ के एसपीज़ की टांगें तोड़ी, डंडे मार मार के, अपने कज़न के साथ मिल के कब्रें खोदी।
तो कानून हाथ में इन्होंने लिया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे कपड़े गंदे टांगे, या हमने जिन्होंने हजारों जलसे कर लिए और एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा? तो कानून किसने हाथ में लिया? और इनको कहें कि ये बड़के मारनी अब छोड़ दें और कुछ अवाम के लिए कर लें, बड़कों से हुकूमतें नहीं चला करती। अब मैं आपकी बात पे आती हूँ कि आपने जो दूसरा सवाल किया था कि देखें, आई एम श्योर पीडीएम का जो फैसला है उस पे सब कारबंद हैं, हम वहाँ पे बैठते हैं। अगर पीपल्स पार्टी हमें कन्विंस कर ले तो हम बात मान लेते हैं, अगर हम उनको कर लें तो वो बात मान लेते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये इनका खाम ख्याल तो हो सकता है कि डिफरेंसेस हो जाएं, और इनकी कोशिश भी है, और ये कह रहे हैं कि हमें ख्वाब आ रहे हैं, असल में हम इनके सेनेट के लिए तो दो नाम आ गए सामने, डरावना ख्वाब, पाकिस्तान डरावना पीपल्स पार्टी, डरावना ख्वाब बन चुके हैं। शाइस्ता परवेज साहिबा जी, चेयरमैन सेनेट के लिए तो दो नाम आ चुके हैं पीडीएम की जानिब से। पीएमएलएन कहती है जी परवेज रशीद साहब को बनाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना है उन्होंने। देखें ज़मीर साहब, वहां पे जो पीडीएम में पार्टीज हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं। हम कानून और आइन की बालादस्ती के लिए और कौम को इस नहुसत से निजात दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमारी अपनी अपनी ना आइडियोलॉजीज बदली हैं, ना सोच बदली है, ना मैनिफेस्टोज बदले हैं। फरूख हबीब साहब कहते हैं, फरूख अभी आपने सुना, और मिलके देखें, मेरे मिलके हम जो भी फैसला इंशाल्लाह होगा, आप देखेंगे कि वो फैसला होगा इनकी तरह नहीं होगा कि ये अपने चहीतों और लाडलों को लाने के लिए उमर चीमा जैसे पुराने अपने नजरियाती लोगों को छोड़कर और ये नए लोगों को लाने के लिए तमाम ऑर्डिनेंसेस और तमाम ये जो कोशिशें कर रहे हैं वो करें। चीमा साहब का क्या ताल्लुक है जी? चलें, लेकिन बात ये है कि लाडलो नहीं जी, लाडलो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ज़मीर साहब मैं आपको बता दूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब ये इमरान नियाजी साहब हुकूमत में नहीं भी थे तो उमर चीमा गरीब मेरे साथ बैठकर तमाम हर प्रोग्राम में पार्टी को डिफेंड किया करता था, और वो मुझे नजर नहीं आता, इसलिए आज उनका ख्याल आया। क्यों फरूख हबीब साहब वो अभी भी डिफेंड तो करेंगे। हाँ, लेकिन वो अच्छा एक चीज अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, कहीं नहीं ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि माजी में से निकले हुकूमत और कुछ करके दिखाए, उसके बाद फिर आप जब अब धरना देने आ रहे हैं या लॉन्ग मार्च पे आ रहे हैं। ज़मीर साहब एक मिनट मुझे सिर्फ ये कहने दें कि देखें, अगर सही काम को भी गलत तरीके से किया जाए ना तो वो काम गलत हो जाता है। ये अल्लाह के फजल से हर सही काम को गलत तरीके से करके उसको खत्म कर देते हैं। चलें, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन अभी हवाला दिया कि जनाब ये 2014 में 126 दिन के धरने में कपड़े भी सुखाते रहे और पार्लियामेंट की दीवारों पर और सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर, और आपने माजी का हवाला दिया तो फिर 1997 में अदालत के ऊपर चढ़ाई और बाकायदा जजेस ऑनरेबल मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हरासा करना, उनको मारने के लिए अंदर धावा देना, वो भी हमने देखा इन्हीं आंखों से, और वो कोई पुरानी बात नहीं है। लेकिन चलें, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी पर मजीद बात करेंगे कि अब सेनेट के इंतखाबात, क्या हुकूमत थोड़ी सी परेशान है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब और तमाम पीडीएम मिलकर केपीके और बलूचिस्तान में अपना रंग जमाने की कोशिश में कामयाब हो जाती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फरूख हबीब साहब, यकीनन ऑर्डिनेंस मशरूत तो कर दिया गया कि जी सदारती रेफरेंस के हवाले से जो भी डिसीजन आएगा या जो भी गाइडेंस देगी सुप्रीम कोर्ट, उसके मुताबिक फिर इसकी हैसियत डिटर्मिन की जाएगी। लेकिन जल्दी क्या थी? ऑपोजिशन का ख्याल है, यानी कि पीडीएम का ख्याल है कि ये आला अदलिया पर दबाव और पार्लियामान को बिल्कुल जो है आपने एक देखें, वो पंजाबी की ज़मीर सा मिसाल है कि वो कहते हैं आटा गूंदी तो हिलदी क्यों है। इनका मसला ये है कि कोई भी चीज़ ले आओ, उसके ऊपर इतने बयानात दो कि उसको धुंधला कर दो, उसको मुतनाज़ा बना दो। अभी इनकी मेहरबानी, इन्होंने कहा ये अच्छा काम है, ये नेक काम है। और भाई अच्छा ये नेक काम आपको तौफीक क्यों नहीं हुई? आपने अपनी मसाके जमहूरियत की शिक नंबर 23 पढ़े हैं, जिसके ऊपर आपने बड़े दस्तखत किए थे गर्म जोशी के साथ
कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, जो आज तक चार्टर ऑफ लुटोक्रेसी इस कौम को भुगत रही है, उसकी शिक नंबर 23 में आप ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट देखते हैं। 2015 में डॉन के ऊपर खबर छपी हुई है, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाना चाहता हूं। 2019 को 2 अगस्त को एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब हम अपने इत्तेहादियों के साथ, अपोजिशन के साथ मिलकर ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर कानून लाना चाह रहे हैं, तरमीम लाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये इनको एक कॉल आती है, वो कहते हैं नहीं हम तो ज़मीरों के सदागर हैं, हम तो हमेशा सियासत में खुद भी पैसे के जरिए आए थे, निजाम भी हमने करप्ट किया था। नवाज शरीफ साहब की कॉल आती है। अब आप देखें ना, थोड़ा बैकग्राउंड भी जरा जाने ना, बड़ी लंबी लंबी बातें इन्होंने की। ये अखलाकियात का दर्स हमें ना दिया करें। 1985 के जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे उसमें मियाँ साहब आ गए सियासत के अंदर। जब सियासत में आगे वज़ीर आला बनने के बाद वो LDA के प्लॉट इन्होंने बांटे, वो इन्होंने IGI से पैसा लिया, $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लिए, जिस तरीके से छांगा मांडियाँ की लगाई इन्होंने, मंडियाँ लगाई, कोयटा बेंच के ऊपर ब्रीफ केस चलाए, जजेस की टेलीफोन कॉलें रिकॉर्ड करते थे, जजेस को टेलीफोन करके फैसले लिखवाया करते थे, धौंस के ज़रिए ज़बरदस्ती बंदूक की नोक के ऊपर ये फैसले करवाते थे। आप देखें ना कि किस अंदाज से इस कौम ने $30 मिलियन कीमत अदा की है। NRO की भी ब्रॉडशीट के अंदर भी इनकी फ्रॉड शीट सामने आई है। यही वजह है कि ये यहाँ भी चाहते हैं कि खिलाफियात का जनाजा निकालें, सेनेट के इंतखाबात को जो है वो एक शर्म का मुकाम बनाएं, जमहूरियत को कमज़ोर करें, इंतखाबात को धांधली ज़दा बनाएं, पैसा चलाएं। हमें किस बात का डर है? हमें तो कोई डर नहीं है। हम चाहते हैं निज़ाम को शफाफ बनाएं। इनको PTI, PML एंड पीपल्स पार्टी से ऊपर होकर सोचना चाहिए। अगर ये नेक अमल है तो 18वीं तरमीम के लिए नवाज शरीफ को तीसरी बार बनाने के लिए रातों रात तरमीम हो जाती है। यहाँ पर एक नेक अमल हो रहा है, इंतखाबात को साफ शफाफ बनाना चाहिए। हर बार इल्जाम लगता है, कितनी शर्म की बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिमार्क्स आए थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब के। उन्होंने कहा था कि जी अगर कोई अपने ज़मीर के मुताबिक ओपन बैलेट में या शो ऑफ हैंड में या ट्रेसेबल बैलेट में अगर वोट देता है और वो पकड़ा जाता है और उसकी पार्टी लीडरशिप उसके साथ क्या करेगी, ये कोई वजह किया अगर इजहार राय इंडिपेंडेंट है, हर एक का अपना ज़मीर है, उसके मुताबिक वो अगर वोट डाले। बात ये है कि ये वोट भी फिर पार्टी की अमानत है। जब वो किसी पार्टी का हिस्सा बनता है, टिकट लेता है, तो उसके कायदे ज़ाबित भी उसके साथ मौजूद होते हैं। जो बुनियादी चीज, फ्लोर क्रॉसिंग का तो रूल खत्म हो चुका है। देखें बुनियादी चीज़ क्या है, बुनियादी चीज़ ये है, अगर वो आप पढ़ें उसको तो उसमें फाइनेंस बिल भी है और पार्टी के दीगर फैसलों के ऊपर भी उसको बात मानना पड़ती। फिर भी आपको ये बताऊं कि अखलाकियात भी है ना कोई इस मुल्क के अंदर। कितने शर्म की बात है कि MNA MPA की जो लाखों लोगों का नुमाइंदा होता है, उसकी चंद टकों की खातर बोलियां लगती हैं। सारा निजाम जो है, कुछ जो लोग पैसे लेते हैं वो हो सकता है सुन लेना, कोई ज़मीर की आवाज के ऊपर रिस्पॉन्ड करता हुआ ज़रूरी है कि पैसों पे नहीं ज़मीर साहब, बात ये नहीं है। मैं वो बात नहीं कर रहा, ज़मीर की आवाज़ या उसके ऊपर नहीं कह रहा। एक पार्टी डिसीजन है ना, इनको मुंतखब तो प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी से आना है ना, सूबों में मुंतखब होना है, इस्लामाबाद से मुंतखब होना है, 2 सेनेटर्स ने हमारे। जो बुनियादी चीज़ है इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, पैसे के इस्तेमाल को रोका जाए। हमने इंतखाबात से कबल 20 लोगों को पार्टी से निकाला। ये बताएं कि इनके अपने सेनेटर एक इलेक्शन हार के गए, 2 महीने पहले इनके अपने सेनेटर जो जीतने चाहिए थे वो इंतखाब हार के चले गए। इन्होंने बताया इन्होंने अपने MPs MNs के खिलाफ को कार्रवाई की थी, इन्होंने अदम एतमाद के बाद को कार्रवाई की। हमने तो 20 लोग निकाल दिए थे। ये हमें खौफ की बातें ना दिखाया करें, हमें खौफ की बात नहीं है। हम तो यहाँ पर इंतखाबात को साफ शफाफ बनाना चाहते हैं, नेक नियति से काम करना चाहते हैं, ये उसको धुंधला बनाना चाहते हैं, ये उसके ऊपर रुकावट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि हमें ये करप्शन की कहानी जब सुनाते हैं ना, ये क़यामत की निशानियां नजर आती हैं। वो भी मिस्टर 10% पूरी दुनिया आपको कहती है 14 अरब रुपए की गंदम आपके चूहे खा गए। 14 अरब रुपए की गंदम को शर्म करने यार। ये आप दलेरी से कहीं यहाँ दलील ले गई है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। ये तो सिंध में हुआ। इधर क्या हुआ है? इधर सीटियां लग रही हैं, इधर मनी लॉन्ड्रिंग से जो है वो लंदन में एवरलीन के महलात बन गए, बाद में कतरी खाता आ गया। एक सबूत ये नहीं दे सके। हमने तो वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम नहीं थे ना, सुन लें, वजीर आजम नहीं थे, 40 साल की कमाई का हिसाब दिया, 60 के करीब डॉक्यूमेंट्स दिए। अलीमा खान की बात करते हैं, अलीमा खान को सियासत में थी, वजीर आला थी, वजीर कानून थी, या इमरान खान वजीर आजम था जब उसने नवाज दिया पकड़ के? ये क्या बातें करते हैं? जब फरियाल तालपुर की बात होती है तो भाई वो MNA भी थी, वो आसिफ अली जरदारी की बहन थी, उनकी पीपल्स पार्टी में हुकूमत थी, भाई यहाँ सदर था, मुल्क का वजीर आजम था। पब्लिक ऑफिस इससे आगे भी कहेंगे तो लंबी बातें बताने की। चलें, बिल्कुल। शैला रज़ा साहिबा, क्या गेम कर रहे हैं? सब सारे पाकिस्तान में एक खौफ व हिरास फैला हुआ है। मुझे नहीं मालूम, शायद PTI को इतना मतलब इससे खौफ नहीं होगा, लेकिन बड़ा ही एक नाम चल रहा है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो बड़े एक्टिव हैं,
मतलब अपने कारिंदों के थ्रू केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में तो खैर है ही हैं, और कहा यह भी कहा जा रहा है कि किसी एक खास आदमी के पास बाकायदा एक सर्टेन अमाउंट भी रखवा दिया गया है। ये खबरें हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जरा अगर आप थोड़ी सी इस पे वजाहत कर दें तो क्या पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल नहीं है? जितनी उसके पास सीटें हैं उससे वो कंफर्टेबल नंबर ले नहीं जाएंगे? मैं चाहूंगी कि मुझे विदाउट इंटरप्ट जो है मुझे आप थोड़ी सी इजाजत दे दें। मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू बात करना चाहती हूँ। ये जो फजूल बातें हैं ना, गंदुम ये तो इनका रटा हुआ सबक है, इस पर हम बहुत जवाब दे चुके हैं, हमें जरूरत नहीं है इनको जवाब देने की। दूसरी बात ये है, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है MNA MPA नहीं होता, मिनिस्टर होता है। और पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है एज प्रेसिडेंट जरदारी पे आपने कुछ नहीं मुकदमे बनाए, सारे पुराने हैं जो चल भी चुके। तो फरियाल साहबा पे जो है आपने 20 साल का हिसाब एक लिया नैब ने, और उसके बाद भी अभी तक कोई रेफरेंस नहीं है। जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी उस वक्त उस तरफ आपके जाते हुए हाथ और पांव, अकल, जबान सब जलती है, क्योंकि वो मुशर्रफ के जमाने में नाजुमा थी। अब मैं आ जाती हूँ मंडियों पे। हमें मंडियां लगाने की क्या जरूरत है? हमारे तो सेनेटर होते हैं, सईद गनी, अलमास परवीन, कृष्णा कोहली, डॉक्टर करीम ख्वाजा, शक्ति पलेजो, बेचारे जिन्होंने करोड़ों देखे भी नहीं होंगे। मंडियां तो आपके यहाँ लगती हैं, आपके स्पोक्स पर्सन सारे इम्पोर्टेड ATM, मिनिस्टर सारे, मुशीर जो हैं वो सारे इम्पोर्टेड ATM। अब मैं आ जाती हूँ इस साइड, आपके जो ऑर्डिनेंस आया है ये इलॉजिकल और गैर आईनी है। आइन में वाज़े तौर पर लिखा है कि सदर का और वजीर आला का इलेक्शन किस तरह होना है, उसकी तशरीह हुई हुई है। आप आईनी तरमीम के बजाय एक्ट लेकर आ रहे हैं, आईनी तरमीम पे एक्ट नहीं आता। सेकंड आपको बताऊं कि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये एडवाइजरी दे सकता है, एडवाइस पे जरूरी नहीं कि अमल हम करें, हम उसके पाबंद नहीं, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड, लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक बात थी तो आप ऑर्डिनेंस लाके आपने तौहीन अदालत की है। फोर्थ, ये कि इसको जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के होते हुए इसको अदालत में नहीं जाना चाहिए था। जिस चीज की तशरीह मौजूद हो, अगर आपने उसमें आईनी तरमीम करनी थी तो फहमीदा मिर्जा से पूछ लेते, वो स्पीकर थी जब हमने 18वीं तरमीम की, कितने अरसे तक की, कैसे कमेटी बनाई, उस पे आपको एतराज है कि मीनिंगफुल नहीं हुई थी डिस्कशन, वो आपको समझ में नहीं आई। और आप लोग जो एक समरी नहीं लिख सकते एक्सटेंशन की, उसमें आप ये ले आए तरमीम, और 12 मिनट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी की किसी की नहीं सुनी, आपने इसको पास कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि तरमीम आईनी एक्ट के थ्रू नहीं होती, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हर सतह पे चैलेंज किया जाएगा। और जो आपका पहला बिल्कुल सवाल था वो इसी से मशरूत है कि पीपल्स पार्टी अगर ये गैर आईनी ऑर्डिनेंस किया इन्होंने, तो हम भी गैर आईनी तरीका वो भी अपनाना पड़े तो हम इन्हें रहने नहीं देंगे। सही, चलें, गैर आईनी, बिल्कुल। शाइस्ता साहिबा, मुझे ब्रेक की सॉरी शैला रजा साहिबा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जरा ब्रेक के बाद आप भी मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त मुख्तसर है, और फिर मैं चाहूंगा कि शाइस्ता परवेज साहिबा भी, और फिर कंक्लूड कर दें फारूक हबीब। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। जी शैला रजा साहिबा, आप अपना आर्गूमेंट कंप्लीट कर लें। और दूसरा, आपने भी कहा कि अगर कोई हुकूमत की तरफ से गैर आईनी काम होता है तो शायद आप लोग भी कोई गैर आईनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं नंबर बढ़ाने के लिए सेनेट में। क्या ऐसे ही बात की आपने? मैं ये समझती हूँ कि ये जो पाकीज़ा गुफ्तगू कर रहे हैं, इनसे पूछे कि पंजाब में इनका सेनेटर कैसे बना, ठीक है, चौधरी सरवर। दूसरे, इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके लोग थे उन्होंने कुरान शरीफ उठाया था, आपने उन्हें अपने साथ रखा, चंद महीने पहले हटा दिया। हमारे लोगों का हमें पता नहीं है। असल बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि खरीदो फरोख्त, तो एक मिनट बात पूरी करूँ, आप पूरी बोलिएगा, आप मुझे टर्न न दें। नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं बोल रहे, वो चाय पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, आप बोलो, रिलैक्स हो गए, चाय पी रहे हैं। रिश्वत, ठीक है, तो जिसमें लेने वाला भी और देने वाला दोनों राशि। तो हम ये कहते हैं कि आप ये साबित करें कि बलूचिस्तान में किसने खरीदे थे। लेकिन सेनेट के जो सादिक संजरानी वाला मामला था, उसमें तो खरीदार बिल्कुल सामने है।
हमें तो नहीं पता कौन बिका, हम तो सीधा बोलते हैं क्योंकि जब खड़े हुए थे तो हमारे साथ थे, हमें क्या पता कैसे उनको प्रेशराइज किया गया, क्या किया गया। लेकिन आपके लोगों ने तो आपसे इख्तलाफ किया था, उन्होंने कुरान उठा लिया था। हमें नहीं पता कि ये कौन है। बिल्कुल उसी तरह वोट चुराए गए जैसे 2018 में चुराए थे। मैं कहती हूँ खरीदार पे लानत। चलें, लेकिन शहलाजा साहिबा, आसिफ जरदारी साहब माशाल्लाह इज वेरी कॉम्पिटेंट इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग। अगर आपको बलूचिस्तान असेंबली के हवाले से अगर मुझे ख्याल होता इस तरफ आएंगे तो मैं वो आसिफ जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट भी सुना देता जो बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की थी। तो वो जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ करके भी दिखाएंगे, लेकिन चलें आपका मैं एक बात बताऊं, अगर आइन के दायरे में चेंज होती है तो हम वो करते हैं हमेशा। सही। और हम ये बताएं कि अगर हमें कमाना हो तो हम अपने सेनेट में कमाएं ना। हम तो वर्कर लाते हैं जिसके घर में 1 करोड़ रुपए ना हो। चलें, कोई एक सेनेटर चैलेंज कर दें आप। चलें, बिल्कुल सही कहा आपने, कहा कि आप लोग जो हैं वो वर्कर्स को वोट देते हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, अब क्या सूरत हाल है? पीपल्स पार्टी तो शायद सिंध में पीडीएम के फोरम की हवाले से बात नहीं करेगी क्योंकि पीएमएलएन की भी सीट्स नहीं है, जो है जेयूआई की भी, लेकिन वहां पे उनका पूरा जोर है कि एमक्यूएम की भी कोई एक आध सीट वो अपने अंदर जो है वो ले लें सेनेट में। तो केपी और बलूचिस्तान, इसमें मुस्लिम लीग नून को क्या फायदा होगा? वो तो जेयूआई को शायद फायदा हो जाए। देखिए, मैं पहले थोड़ी सी, मेरे भाई ने इतनी हमें अखलाकियात का दर्स दिया और हमेशा की तरह, जो कि इनके न्याजी साहब हैं, वो भी आपको लगता है किसी लेक्चरर ज़्यादा लगते हैं कि अखलाकियात पे हर वक्त लेक्चर दे रहे होते हैं। तो मेरे भाई ने कहा, तो भाई मेरे, हमने तो 90 की सियासत से उसकी दिहाई में कुछ सीख लिया, लेकिन सीखने को भी अकल चाहिए। वो अकल ना आपके पास है, ना आप उसके अहल हैं कि आप सीख ही लें माजी की गलतियों से। आप वो भी नहीं सीख रहे। और दूसरी बात, जो इखलाकियात की इतनी बातें हो रही हैं, वो अपने यहाँ चीफ मिनिस्टर जो बुज़दार साहब मासूम लगे हुए हैं, जो लोगों को बुला बुला के लालच दे रहे हैं, कभी डेवलपमेंट के, कभी नाजिम बनाने के, और तोड़ने की कोशिश करें, उनको ही रोक लें अगर इतना तो इखलाक है। फिर इखलाकियात कहाँ गई? रोकना चाहते हैं, सही, वो कहा। और दूसरी बात देखें, 12 मिनट में कमेटी से हमारी पार्टी वी स्टिल स्टैंड कमिटेड टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इन्होंने खुद बात की, फरूख ने, कि उन्होंने कहा था कि तमाम ऑपोजिशन को और सबको लेकर हम साथ चलेंगे। तो लाएं असेंबली में इसको थ्रेड कमेटी में 12 मिनट में क्यों बुलडोज किया गया? बिल्कुल सही। 12, और नहीं तो नॉमिनेट कर दे, प्रोपोर्शनेट सीट्स, नाम अनाउंस करें, ना शो ऑफ हैंड्स की जरूरत है और ना सीक्रेट बैलेटिंग की। आप ओपन वो कर लें अनाउंस करके कि ये नाम है, ये लोग हैं, फिनिश्ड। बिल्कुल बिल्कुल। फरूख हबीब साहब, 2-3 चीजें कर दी हैं। एक तो जिस तरह पंजाब की सूरत हाल, और दूसरा ये कि फर्ज करें अगर ओपन बैलेट वगैरह नहीं होता तो फिर आपने क्या अपने हॉर्सेस काबू में रखे हैं? जब ये कहते हैं ऑर्डिनेंस गैर आईनी, ऑर्डिनेंस गैर आईनी नहीं है। ऑर्डिनेंस को मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत इंतखाबात होते हैं तो वो टर्न डाउन हो जाएगा। अगर वो कहते हैं इलेक्शन एक्ट के तहत होते हैं तो ये नाफजुल अमल हो जाएगा। इनके पास कोई भागने का एक्सक्यूज नहीं बाकी रहेगा। दूसरी बात यह है, जब तरमीम असेंबली में लेकर आए तो तय हुआ इसके ऊपर डिबेट होगी। इन्होंने बजाय डिबेट के स्पीकर के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। इन्होंने कानून साज असेंबली को पहलवान साजी का अखाड़ा बना दिया इन्होंने पकड़ के। ये तो असेंबली का माहौल बनाना चाहते हैं, इस अंदाज से ये असेंबली को चलाना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि इनकी अपनी बातों से कंट्राडिक्शन आ रही है। ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हमारे कौन से बिक गए। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इन्होंने हाथ से बंदे दिए हैं अपने, कहा जाके उसको जो है वो तुमने चेयरमैन रखना है। ये सादिक संजरानी को चेयरमैन भी आसिफ अली जरदारी साहब ही बनाने वाले थे ना। सलीम मांडी वाला कहां से बना था? सलीम मांडी वाला जो है वो सलीम मांडी वाला जो है वो वर्कर है या उसके पास पैसे नहीं है, वो अरबोपति नहीं है, उसको टिकट नहीं दिया आप लोगों ने। क्या बातें आप करते हैं? दूसरी बात यह है कि आप तो फिर आसिफ अली जरदारी की सियासत के ऊपर सवाल उठा रही हैं। जरदारी साहब इतने नाअहल हैं, एक मिनट, नहीं वो तो माशाल्लाह जरदारी साहब इतने नाअहल हैं कि उनको ये नहीं पता कि 14 लोग जो में से कितने लोग पीपल्स पार्टी के शामिल थे। ये तो फिर बहुत बड़े नाअहल हैं कि इनको ये नहीं पता कि इनकी सफों के अंदर काली भेड़ें कौन सी हैं।
किन सही। लोगों ने इनकी बात नहीं मानी या उन्होंने जमीर की आवाज सुन ली, बिल्कुल जिस सही। जमीर की आप बात कर रहे थे। फर्रुख, आपको डर है? बात 20 ये है, से हमें 40 डर की चलें, बातें मुझे ये बता दें फर्रुख, हमने तो 22 साल जदोजहद करके हैं, हम किसी डिक्टेटर के बूटों को थोड़ी हाथ लगा फरूख गए साहब क्विकली मुझे सिर्फ लास्ट 30 सेकंड्स में सिर्फ इतना बता दें कि अगर स्टेटस को या जो भी इस वक्त जो भी तरीकाकार है, सेनेट के इंतखाबात उसी तरह होते हैं, तो आप लोगों के अपने घोड़े आपके काबू में हैं, सारे कोई मसला तो नहीं। और ये जो 50 करोड़ का हम तमाम लोगों के डेवलपमेंट फंड, सुन लें, हम तमाम लोगों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हमारे जितने सेनेटर्स हैं इंशाल्लाह उतने सेनेटर्स आएंगे, लेकिन आप ये देख लें कि इनका दोहरा म्यार और इनकी हाइपोक्रेसी और इनके शफाफियत के नारे ये एक्सपोज हो गए हैं पब्लिक के दौरान इस तरमीम की हमायत ना करके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फर्रुख, बस, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और शैला रजा साहिबा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।